गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अनीता सिंह। मेरे साथ आज आप फिर से शिक्षण विधियाँ पढ़ेंगे। पिछले पार्ट में हमने शिक्षण विधियाँ प्रारंभ की थी, विधि क्या होती है पढ़ी थी, अन्य दो विधियों का भी हमने पढ़ा था। आज हम तीसरी विधि पढ़ेंगे। आज की विधि है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि, इस विधि में अध्यापक विद्यार्थियों से प्रश्न पूछकर अपने पाठ का विकास करता है। वह पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछता है तथा शिक्षण बिंदुओं या विषय वस्तु के साथ भी प्रश्न पूछता हुआ आगे बढ़ता है। इस विधि में प्रश्न व उत्तरों की प्रधानता के कारण इस विधि को प्रश्नोत्तर विधि कहा जाता है। मतलब कि इस विधि में प्राय जो होता है, किसी भी विषय वस्तु का स्पष्टीकरण होता है, उसका अभ्यास होता है तथा अंतिम उत्पाद पर बल दिया जाता है। यह विधि वैसे देखा जाए तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण में अति उत्तम विधि है, लेकिन सभी विषयों में इसे प्रयोग में लिया जाता है जिसके द्वारा विषय वस्तु का निर्माण हो सके, जिसमें शिक्षक विषय वस्तु को प्रस्तुत करें, उस पर प्रश्न करें, विद्यार्थियों से जो उत्तर आए उन पर फिर प्रश्न पूछे। इस प्रकार जो प्रक्रिया चलती है तो उसका उत्तरोत्तर प्रश्नों के द्वारा शिक्षण को बुनता हुआ शिक्षक आगे बढ़ता है। ऐसी परिस्थितियों में दोनों सक्रिय रहते हैं, विद्यार्थी हो या शिक्षक, दोनों ही इसमें सक्रिय रहते हैं। फिर आगे हम पढ़ेंगे कि इसकी प्रक्रिया क्या होती है। तो इसके अंदर सबसे पहले जो होता है विषय वस्तु, कोई हमने विषय वस्तु लिया जिसे हम प्रकरण कहते हैं, विषय वस्तु लिया, उसके बाद उस विषय वस्तु पर विषय वस्तु से निर्मित प्रश्न पूछेंगे। उस जो हमने प्रकरण लिया है, विषय वस्तु ली है, उस पर हम उसको निर्मित करने के लिए उस पर प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके द्वारा विद्यार्थियों से उत्तर प्राप्त होंगे। जो उत्तर प्राप्त हुए उन पर फिर से प्रश्न का निर्माण किया जाएगा, जिसे विषय वस्तु का विस्तार विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत किया जा सके। इसे देखा जाए तो एक पूर्व ज्ञान के आधार पर शिक्षण प्रशिक्षण जो केंद्र होते हैं उसमें सबसे पहला स्टेप होता है, उसमें प्रश्नों द्वारा ही विषय वस्तु का निर्माण करना सिखाया जाता है। उसके बाद अन्य प्रक्रियाएं प्रारंभ होती हैं। तो ये प्रक्रिया सबसे मेन होती है। इसके अंदर विद्यार्थी के अंदर क्या होता है कि मानसिक क्रियाओं का जागृत करते हैं, अपनी मानसिक क्रियाओं को वो जागृत करते हैं। सरल व स्पष्ट भाषा का प्रयोग एक शिक्षक इसमें करता है और विद्यार्थी भी ऐसा ही करता है। अगर शिक्षक ने किसी क्या, कब, कैसे का प्रश्न पूछा है तो विद्यार्थी भी उसी स्पष्ट शब्दों में उसका जवाब देगा, निश्चित अर्थ वाला जवाब देगा। इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं लगभग संक्षिप्त व सीधे व सरल होते हैं, नुकीले होते हैं, पेन की तरह एकदम नुकीले होते हैं। कब हुआ, आपका जन्म कब हुआ, आप किस स्थान पर रहते हो, तो उसका एक निश्चित उत्तर है कि तब हुआ, वहां रहते हैं। इसमें जो पारस्परिक जो संबंध होते हैं प्रश्न उत्तर के, वो निश्चित होते हैं। ये बच्चों को रुचिकर लगता है। इसके अंदर जो आयु, ज्ञान व योग्यताओं का अनुरूप होता है, मतलब कि आप जिस कक्ष में विद्यार्थियों को शिक्षण करवा रहे हैं उसके अनुरूप भी होगा। और जो पूर्व ज्ञान से हमें स्पष्ट ही समझ में आ रहा है कि पूर्व ज्ञान मतलब कि उससे पहले वाली कक्षा में अगर आपने उससे रिलेटिव कोई भी प्रकरण पढ़ा है तो उसको जोड़ते हुए नए विषय वस्तु का निर्माण किया जा सके। आगे दूसरी विधि है भाषण विधि। इस विधि में किसी वस्तु का गहन अध्ययन एवं रुचिकर प्रमाणों के साथ अगर प्रस्तुतिकरण किया जाए तो वह अवश्य प्रभावी होता है। यही भाषण विधि की खासियत है। इसमें समझने व सुनने पर अधिक बल दिया जाता है। इसके अंतर्गत शिक्षक विषय की पूर्ण तैयारी करके ऐसा भाषण दे जो प्रसंग से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पक्षों पर व तत्वों की जानकारी विद्यार्थियों को प्रदान करे। इस विधि में क्या होता है छात्रों कि किसी भी विषय का गहन, सबसे पहले तो गहन अध्ययन होना चाहिए। यदि एक शिक्षक अपनी कक्ष में भाषण के रूप में किसी टॉपिक को पढ़ाना चाह रहा है विषय वस्तु का, तो उसका सबसे पहले गहन अध्ययन होना चाहिए, क्योंकि कब कोई विद्यार्थी
प्रश्न पूछ ले जानकारी के लिए, तो जब गहन अध्ययन होगा तभी उसका प्रत्युत्तर, उसका प्रश्न का दिया जा सकेगा। जिससे क्या होता है कि विद्यार्थियों के अंदर रुचि का प्रमाण दिखाई देता है, कि मतलब कि विद्यार्थी रुचि ले रहे हैं, उसको सुनने में उनका ध्यान है, काफी गहराई के साथ वो अध्ययन कर रहे हैं। इसके साथ जो प्रस्तुतिकरण किया जाता है वो अवश्य प्रभावी होना चाहिए। अवश्य प्रभावी कैसे होगा? जैसे कि किसी टॉपिक पे यदि कोई शिक्षक आपको भाषण रूपी विधि द्वारा पढ़ा रहा है, तो जब वो शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो जिस विषय वस्तु पर आपको भाषण दिया जा रहा है, भाषण द्वारा पढ़ाया जा रहा है, तो उसके अंदर अन्य घटनाओं को जोड़ते हुए जो आपका जो शिक्षण बिंदु है उस पर आप उसको लागू करते हुए उसको आगे बढ़ाओगे। उसके बाद उदाहरण द्वारा समझाओगे, तब ऐसा हुआ था, इतिहास को उसमें जोड़ते हुए उस चीज का गहन अध्ययन करते हुए विद्यार्थियों को समझाओगे। इसके अंतर्गत विषय वस्तु की पूर्ण तैयारी करनी पड़ती है शिक्षक को, क्योंकि जब ये सारी प्रक्रियाएं होंगी तो अति आवश्यक है भाषण विधि के लिए कि शिक्षक विषय वस्तु की पूर्ण तैयारी करके ही भाषण दे। वो प्रसंग से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पक्षों पर तत्वों की जानकारी विद्यार्थियों तक पहुंचाए। इस विधि से विद्यार्थियों को क्या लाभ होता है कि अध्यापक तथा विद्यार्थी में प्रत्यक्ष संबंध स्थापित होते हैं। मतलब कि भाषण द्वारा जब एक कक्ष के अंदर विद्यार्थी को दिया जाता है शिक्षक द्वारा, तो शिक्षक द्वारा जब दिया जाता है तो विद्यार्थी जब उसका गहन अध्ययन करता है, गहन अध्ययन के साथ जब वो उसके साथ प्रत्यक्ष रूप से संबंध रखता है, मतलब कि प्रश्न करता है, उसके उत्तर की जानकारी रहता है, उसमें जिज्ञासा उत्पन्न होता है, और ये सबसे जरूरी है कि एक रुचिकर होता है। जब हम उदाहरणों द्वारा, इतिहास में घटित घटनाओं द्वारा, इन सभी द्वारा जानकारियों द्वारा जब हम भाषण विधि का उपयोग करेंगे किसी विषय वस्तु के लिए, तो उसमें सबसे पहले वो रुचिकर होता है और समय की बचत होती है। और श्रवण, और इसमें विद्यार्थियों का एक फायदा ये भी होता है कि विद्यार्थियों की श्रवण शक्ति जो होती है उसका विकास होता है। अभी प्रेरणा मिलती है विद्यार्थियों को। यह मितव्ययी विधि होती है जब विद्यार्थी और शिक्षक के अंदर मितव्ययी संबंध तब स्थापित होते हैं ना, जब किसी मुद्दे पर बात की जाए, और जब बात की जाए और समझाया जाए किसी विषय वस्तु को, तो विद्यार्थी कब पता चलेगा शिक्षक को कि विद्यार्थियों में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, उनसे बीच बीच में प्रश्न किए जाएंगे, उनका प्रत्युत्तर लिया जाएगा, यदि गलत है तो उसको उसके लिए प्रेरित किया जाएगा। उसके बाद अनुशासन स्थापित करता है। विद्यार्थी शांतिपूर्वक बैठकर उसको भाषण जो विधि है उसके द्वारा किसी विषय वस्तु का श्रवण करेंगे। धन्यवाद।